नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 शहर 5 खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर मणिपुर पहुंच गए हैं। राहुल इंफाल एयरपोर्ट से सड़क मार्ग के जरिए चुरा चांदपुर जाने के लिए निकले, लेकिन विष्णुपुर में पुलिस ने राहुल के काफिले को रोक लिया। इसके खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस के आग्रह पर राहुल वापस इंफाल लौट आए और इंफाल एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में गए। इंफाल में राहुल गांधी की यात्रा में बवाल समर्थकों पर पुलिस ने छोड़े आंसू गैसे। तो लगातार ये देखा जाए, राहुल गांधी के इंफाल पहुंचने पर लगा विरोध हुआ, तमाम सवाल उठे और लगातार इस पर सियासत देखी जा रही है। राहुल गांधी इंफाल पहुंचे थे, वहां पर बवाल देखने को मिला। समर्थकों पर पुलिस ने आंसू गैस से छोड़े हैं। बीच में ही विष्णुपुर में उनको रोक लिया गया। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से दिनकर आनंद जुड़ चुके हैं। दिनकर, क्या कुछ अहम जानकारी निकल कर आ रही है? जैसा देखा गया, राहुल को आज रोका गया और उसके बाद काफी हुड़दंग वहां पर हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। हाँ सुनील, दर्शकों को बता दें कि राहुल गांधी इंफाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे और वह चूरचांदपुर जाना चाह रहे थे। हालांकि पुलिस ने उन्हें पहले ही कहा था कि रोड मार्ग से आप ना जाकर बल्कि हेलीकॉप्टर से आप पहुंचे, क्योंकि हमें इनपुट मिला है कि जब पहाड़ी इलाकों से आपकी काफिले गुजरेंगे तो उस पर ग्रेनेड फेंका जा सकता है। पुलिस ने इस हवाला को देते हुए राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की। हालांकि राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ता रुकने से बाज नहीं आए। उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ आगे बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने वहां पे आंसू गैस के गोले छोड़े। आपको बता दें कि इसके बाद लगातार बीजेपी के निशाने पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आ गई है। एक तरफ से बीजेपी लगातार कह रही है कि राहुल गांधी अपने जिद पर मणिपुर गए थे, जब वहां पिछले 2 महीने से लगातार हिंसा हो रही है। ऐसे में एक राजनेता का जाना कहीं ना कहीं हिंसा को बढ़ावा देना जैसा है। संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया सुनील, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपनी मोहब्बत की दुकान खोलने की जल्दी बहुत थी, तभी वो अपनी जिद पर पहुंच गए। पुलिस के इनपुट थे कि वहां पे ग्रेनेड फेंका जा सकता था। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स और कई यूट्यूबर्स जो हैं वो वीडियो डाल रहे हैं जिसमें वहां के लोग राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी से बातचीत करने की कोशिश लोगों के द्वारा भी की जा रही है, लेकिन फिलहाल राहुल गांधी हेलीकॉप्टर के माध्यम से चूरचांदपुर पहुंच चुके हैं। उनके काफिले को विष्णुपुर के से 20 किलोमीटर पहले रोका गया था। बिल्कुल, और बताया जा रहा है संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर तमाम सवाल किए। क्या कुछ निकल कर आया कांग्रेस की तरफ से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? दिनकर जी बिल्कुल, जब संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा, उस वक्त फिर ट्विटर पे देखे या सोशल मीडिया पर देखे हर तरफ कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार किया गया। कांग्रेस के कई नेताओं ने लिखा कि हमें पहले से ही पता था, क्योंकि यह पहली बार नहीं है, चाहे वो लखीमपुर हो, हाथरस हो या फिर कोरोना काल हो, जब भी जनता की मदद करनी चाहिए बीजेपी ने हमें रोकने की कोशिश की। दरअसल बीजेपी सिर्फ धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, उसे लोगों से लेना देना नहीं है। अभी शरद पवार ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी मणिपुर को हल्के में ले रही है, मणिपुर को बीजेपी सीरियसली नहीं ले रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी सिर्फ धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति कर रही है। आपको बता दें, राहुल गांधी लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे थे। राहुल गांधी का यह दौरा था, इससे पहले भी सोनिया गांधी ने भी मणिपुर को लेकर सवाल उठाए थे। इसके साथ ही कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल भी मणिपुर पहुंचा था। 7 दिनों तक प्रतिनिधि मंडल ने अपना रिपोर्ट तैयार किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर रिपोर्ट को पेश की, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार इसको एक सियासी स्टंट बताने की कोशिश की जा रही है। सुनील जी, और दिनकर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस प्रकार से देखा जा रहा था कि राहुल गांधी आज पहुंचे तो तमाम ये सवाल खड़े होने लगे कि जिस प्रकार से कि राहुल इस पर सियासत कर रहे हैं, लेकिन राहुल का ये कहना था कि मुझे आगे नहीं जाने दिया गया, मैं स्थिति का जायजा लेता, वहां पर देखता। जी बिल्कुल, राहुल गांधी का कहना था कि वह स्थिति का जायजा लेने जा रहे हैं और साथ ही जो मैतई और कुकी समुदाय के बीच में जो 3 मई से चल रही। दिनकर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर सहारनपुर के देवबंद में बुधवार शाम को कार सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग में गोली चंद्रशेखर की पीठ को छूती हुई निकल गई। पुलिस ने हमलावरों की कार को सहारनपुर से बरामद कर लिया है। इसके साथ ही 4 संदिग्धों को भी हिरासत में लिया गया। शाम करीब 5 बजे देवबंद थाना क्षेत्र के यूनियन सर्किल के पास उन पर यह हमला हुआ। 4 से 5 हमलावर हरियाणा नंबर की स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से आए।
हमलावरों ने दाहिने ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान 4 गोलियां दागी गईं। हमले में एक गोली गेट को चीरते हुए चंद्रशेखर की कमर को छूती हुई निकल गई। इसके बाद गोली सीट में धंस गई। हमले के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। डॉक्टर्स का कहना है कि चंद्रशेखर आजाद खतरे से बाहर है। और हमारे साथ इस खबर से शरद कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शरद, क्या कुछ अहम जानकारी आ रही है? जिस प्रकार से बताया गया है कि 4 संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में क्या कुछ अहम जानकारियां अभी तक निकल कर आई हैं? फ्रेश अपडेट क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पुलिस ने देर रात में ही 4 लोगों को हिरासत में लिया था और पूछताछ रात से ही उनके चल रही है। लेकिन आधारित तौर पर जो है पुलिस प्रशासन अभी भी किसी की व्यक्ति की हिरासत में होने की पुष्टि नहीं कर रहा है। अगर चंद्रशेखर रावण के लिहाज से देखा जाए तो इस समय जिला अस्पताल में पूरा गहमा गहमी का माहौल है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और सहारनपुर में पल पल की खबर पर जो है वो अपनी नजर रखे हुए है। तो सहारनपुर में अभी हाल फिलहाल जैसे ही चंद्रशेखर आजाद को जो है स्वास्थ्य कारणों से डिस्चार्ज करने की बात भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पता चली तो उन्होंने आईसीयू के गेट पर ही धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वो जिला परिषद से हटने वाले नहीं हैं। जी शरद, जिस प्रकार से देखा जाए आईसीयू में एडमिट हैं चंद्रशेखर, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है और वहां पर विपक्षी दल के तमाम नेता पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष के जो तमाम बड़े नेता हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई विधायक, सांसद, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक राजीव कुमार हो, चाहे रामपुर विधानसभा सीट से देवेंद्र नीम हो, चाहे मुजफ्फरनगर के विधायक हो, वो तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता जो हैं लगातार जो है स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। और जैसे बजरंग पूनिया होगी, साक्षी मलिक होगी, वो भी यहाँ से जो है चंद्रशेखर रावण के जो है वो अपडेट लेकर जा चुके हैं। अभी बताया जा रहा है कि कुछ मिनटों के बाद जो है चंद्रशेखर रावण को सहारनपुर से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया जाएगा। जी शरद, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं कि भीम आर्मी की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए, जिस प्रकार से पहले वो डिमांड कर चुके थे सुरक्षा को लेकर, और लगातार ये बात कही जा रही थी कि वो पूरे देश में भ्रमण करते हैं, जायजा लेते हैं दलितों के लिए, हितकारियों के लिए, ऐसी बातें कही गई थी। तो भीम आर्मी के लोगों का, उनके पार्टी के समर्थकों का क्या कुछ कहना है? देखिए, भीम आर्मी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विनय रतन, उनका अभी बयान ही सामने आया है कि पुलिस प्रशासन ने चंद्रशेखर रावण को जो है सुरक्षा देने की बात, जो उनकी मांग थी उसको मान लिया गया है। और जो दूसरी मांगे हैं, जैसे हमलावरों पर एनएसए लगाने की मांग है, उनके घरों की कुर्की करने की मांग है, उन मांगों को भी जल्दी ही पूरा करने का आश्वासन दिया है। विनय रतन ने घोषणा बाहर निकलते ही की है कि अगर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए शरद आपका। लखनऊ के 11 रूट पर ई रिक्शा चलाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। बुधवार को आरटीओ, नगर निगम, जिला प्रशासन और कारोबारियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि 29 जून को से प्रतिबंधित रूट पर ई रिक्शा नहीं चलना चाहिए। शहर में पहले से 11 रूट पर ई रिक्शा का संचालन बंद है, लेकिन विभागों की मिलीभगत से इनका संचालन लगातार होते रहता है। इसकी वजह से जाम की स्थिति बन जाती है। अब इसको लेकर जिला प्रशासन और बाकी विभागों ने सख्ती बरतने की मांग की है। और इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, कौन कौन से रूट पर अभी रिक्शा नहीं चलेंगे लखनऊ पर, और जिस प्रकार से फरमान जारी किया गया नगर निगम की तरफ से, लखनऊ की आवाम क्या कह रही है? देखिए, सबसे पहले बता दूं कि जिस तरीके से लखनऊ के अंदर एक जाम की समस्या से आम जनता को जूझना पड़ता था, लखनऊ वासियों को जूझना पड़ता था, घंटे घंटे जाम में उसको फंसे रहना पड़ता था। क्योंकि जाम की देखिए सबसे बड़ी जो समस्या थी वो हर चौराहों पर जो रिक्शा और जहाँ मन चाहे वहां पर खड़ा कर देते थे, कि रिक्शा की जो तादाद थी वो काफी बढ़ती दिखाई दे रही थी। ऐसे में लखनऊ में जाम की समस्या लेकिन आम हो चुकी थी। अधिकारी भी लगातार जाम को लेकर के बैठक करते थे कि जाम की समस्या किस तरीके से बनती है। लखनऊ के डीएम ने जिस तरीके से बैठक में सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है
कि जो लखनऊ की जो 11 रूट है, यानी 11 रूट वो है जिन पर मेट्रो चल रही है, उन मेट्रो की रूटों पर ई रिक्शा को प्रतिबंध किया जाए। यानी कि अगर बात की जाए चारबाग से अगर किसी को हजरतगंज जाना है या इंदिरा नगर जाना है या फिर गोमती नगर आना है या आलमबाग जाना है, तो ऐसे करीब जो 11 रूट है उन रूटों पर ई रिक्शा को बैन किया गया है। लखनऊ में आज बड़ी संख्या में ई रिक्शा को सीज किया गया, यानी कि 100 से अधिक ई रिक्शा सीज किए गए, कई रिक्शों को चालान काटे गए हैं। क्योंकि देखिए ये अभियान लगातार इससे पहले भी कई बार चलाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो नीचे के स्तर पर जो अधिकारी रहते हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, चाहे पुलिस विभाग के अधिकारियों, उनकी मिली भगत से उन रूटों पर ई रिक्शा करते हुए दिखाई दे रहे थे। हालांकि अब देखना यही होगा कि आज जिस तरीके से बड़ी संख्या में ई रिक्शा को सीज किया गया है, कई रूटों पर ई रिक्शा चल रहे थे, उन रूटों पर ई रिक्शा को रोक करके उनके चालान किए गए हैं, उनको सीज करने की कार्रवाई की गई है। आगे ये जो अभियान है कब तक ये आगे प्रशासन की तरफ से चलता है, ये देखना होगा। आशीष, जो 11 रूट हैं जहां पर ई रिक्शा नहीं चलने दिए जाएंगे, अब जिस प्रकार से डीएम ने आदेश जारी किया है, वो कौन से रूट हैं और उन रूट पर जो ई रिक्शा चलाते थे उन लोगों का क्या कहना है इस जो डिसीजन के बाद? देखिए, ई रिक्शा जब लखनऊ में जब ई रिक्शा के परमिट दिया गया था, यानी तो परमिशन दी गई थी, तो ई रिक्शा चलाने की जो परमिशन थी वो गली के अंदर थी, मेन रोड पे सड़क के अंदर की ई रिक्शा की परमिशन थी। लेकिन अब अगर देखा जाए तो पूरे लखनऊ शहर में सभी सड़कों पर ई रिक्शा दौड़ रहे हैं। तो ऐसे में जो 11 रूट तय किए गए हैं, और 11 रूट में अगर सबसे पहले देखा जाएगा, कोई भी अगर यात्री चारबाग आता है, चारबाग से उसको इंदिरा नगर जाना है, तो ई रिक्शा से वो नहीं जाएगा, क्योंकि ई रिक्शा प्रतिबंधित कर दिया गया, उस रूट पर ई रिक्शा नहीं चलेगा। चारबाग से उसको आलमबाग जाना, तो उस रूट पर ई रिक्शा नहीं मिलेगा। तो ऐसे आज लखनऊ के 11 रूटों को चिन्हित किया गया है। उन 11 रूटों पे जितने भी रिक्शा चल रहे थे, उन ई रिक्शाओं को रोक करके उनका चालान किया गया है, उनकी कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे जो मिली भगत होती है वो ट्रैफिक के कर्मचारियों की होती है, क्योंकि ट्रैफिक के अगर कर्मचारी चाहेंगे तो ई रिक्शाओं पर पूरी तरीके से बैन लग सकता है। हालांकि अब देखना यही होगा कि 11 रूट तो बंद कर दिए गए, 11 रूटों पर ई रिक्शा नहीं चलेगा आगे, और बाकी जो लखनऊ के जो अलग अलग जो रूट है उन पर किस तरीके का कार्रवाई करते हैं जो जब ई रिक्शा चलाते हैं, या उन रूटों पर किस तरीके का अधिकारियों का रवैया रहता है। बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जा रहा है आशीष, आपका कहना है कि ट्रैफिक की वजह से ये फैसला लिया गया, 11 रूट पर अभी रिक्शा नहीं चलेंगे लखनऊ में, और ये बताया जा रहा है कि काफी ट्रैफिक की समस्या रूट्स पर देखी जा रही थी। तो क्या लोगों ने इस फरमान, इस जो आज आदेश जारी किया गया है डीएम की तरफ से, तो इलाके के लोगों ने इस पर खुशी जाहिर की है क्या कि अब ट्रैफिक से लोगों को निजात मिलेगी? देखिए, ट्रैफिक से कहीं ना कहीं लखनऊ की जनता को निजामात जरूर मिलेगी, थोड़ी बहुत निजामात मिलेगी, क्योंकि 11 रूट, देखिए सबसे 11 रूट मेन वो रूट है कि जहां पर जो सुबह के टाइम पे जो ऑफिस जाते हैं, जिनको ऑफिस जाना होता है, तो उन रूटों पर सुबह के टाइम पे जाम लगा रहता था। शाम के समय जब ऑफिस छूटता था तो उन रूटों पर जाम रहता था। तो उससे कहीं ना कहीं उन लोगों को निजामात जरूर मिल जाएगी, क्योंकि अनुमान जो जाम की जो समस्या होती थी, जाम की समस्या को लेकर के लगातार ट्रैफिक विभाग अलग अलग तरीके से अभियान चलाता था। लेकिन इस बार लखनऊ में जो रूट है उन रूटों पर ट्रैफिक विभाग हो, चाहे वो नगर निगम हो, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो, सभी ने मिलकर के एक अभियान चलाया है और करीब 100 से अधिक ई रिक्शे आज सीज किए गए। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका आशीष। उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बन गई है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड की समस्याएं देखी जा रही है और लैंडस्लाइड से यात्रा खतरनाक हो रही है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका के पास एक बार फिर से मलबा आ गया, जिस वजह से मार्ग को फिलहाल बंद किया गया। आपको बता दें कि देर रात हुई भारी बारिश के चलते जिला में लगभग आधे दर्जन से अधिक सड़कें बंद हैं। सड़क पर मलबा पड़े होने की वजह से गाड़ियों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया। वहीं प्रशासन की ओर से यात्रा को एक बार फिर से सुचारू करने के काम भी किए जा रहे हैं। एनएच की ओर से दोनों तरफ जेसीबी मशीन लगाई गई हैं और सड़क को सुचारू करने के लिए मलबा हटाने का काम किया जा रहा है।
तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में मलबा गिरने से सड़क वहां पे बंद हो गई थी। अब जेसीबी की मदद से ये मलबा हटाया जा रहा है। लगातार काम चल रहा है। बद्रीनाथ यात्रा वहां पर चल रही है, लोग जा रहे हैं। प्रतिबंधित हो गया था, लैंडस्लाइड हो रही है बारिश की वजह से, जिसको देखते हुए छिनका के पास ही मलबा गिरा था। अब उस पर काम चल रहा है और मलबा हटाने का काम जारी है। अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अहम जानकारी है, कितना मलबा हटाया जा चुका है? ये कह सकते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग की जो जेसीबी मशीन वहाँ पर है वो लगातार वहाँ पर काम कर रही है, लेकिन जिस प्रकार से मौसम वहाँ पर बदलता नजर आ रहा है वो सबसे बड़ी चुनौती वहाँ पर बन रहा है। लगातार जो सड़क खोलने का जो काम जारी है उसमें वहाँ पर बाधाएं उत्पन्न हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि टाटा नगर मार्ग से सटा हुआ मार्ग है। ऐसे में वहाँ पर जो आवागमन का साधन होना है वो वहाँ पर सुचारू रूप से नहीं चल पा रहे हैं। छोटे वाहनों के लिए ये वाहन दोपहर के समय खोल दिया गया था, लेकिन उसके बाद फिर हल्की बारिश वहाँ पर रुकी, फिर से मलबा आना शुरू हो गया, जिसके चलते कह सकते हैं कि फिर जो मार्ग वहाँ पर था वो अवरुद्ध हो गया। अभी भी लगातार मार्ग को खोलने का काम जारी है। उम्मीद यही है कि अगर मौसम साफ रहता है और जिस रफ्तार से अभी काम वहाँ पर किया जा रहा है तो देर शाम तक इस रास्ते को खोलने का काम यहाँ पर पूरा हो जाएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि जो अभी तक काम वहाँ पर हुआ उसमें जो सड़क की जो सुरक्षा जो दीवार है उनको भी नुकसान वहाँ पर हुआ। तो ऐसे में बड़े वाहनों के लिए अभी ये मार्ग नहीं खुल पाया, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि जिस रफ्तार से काम हो रहा और उससे अगले 2 से 3 घंटे के भीतर ये मार्ग छोटे छोटे वाहनों के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा और फिर छोटे वाहनों का आने जाने का जो रास्ता है वहाँ पर सुगम हो पाएगा। लेकिन उत्तराखंड में हमेशा ही ये कह सकते हैं कि जो बारिश आती है ये प्राकृतिक आपदाओं के साथ यहाँ पर आती है, जो चुनौतियां होती है बहुत सारी होती है। और ऐसे में जो भूस्खलन की जो घटनाएं जो ज्यादा यहाँ पर होती है उसके चलते जो चारधाम यात्रा वो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आती है। और अभी भी फिलहाल ये कह सकते हैं कि पूरे जनपद की अगर हम बात करते हैं तो पूरे जनपद में अभी भी लगभग 2 दर्जन से ज्यादा सड़कें ऐसी है जो अपने जनपद मुख्यालय से जिनका संपर्क यहाँ पर कर चुका है। छोटे छोटे मलबे आने से कह सकते हैं कई जगहों पर सड़कें भी बाधित है, जिनका खोला जाना अभी बाकी है। लेकिन विभाग युद्धस्तर पर यहाँ पर काम कर रहा है और उम्मीद यही है कि आज देर शाम तक लगभग ज्यादातर सड़कों को खोलने का काम यहाँ पर सुचारू रूप से कर दिया जाएगा। जी अब जो लोग अभी फंसे हुए हैं, जो बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए आए थे, तो उनको कहाँ ठहराया गया है? उनके लिए प्रशासन की तरफ से कैसे इंतजाम किए गए हैं जिससे आगे उनको फिर यात्रा में भेजा जाएगा? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह कि जहाँ पर ये लैंडस्लाइड हुआ है उस जगह पर ये कह सकते हैं कि सिर्फ आप थोड़ी देर में पैदल जो मार्ग है उस पैदल मार्ग को वहाँ पर खोलने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट है उनको एक्सटेंड करके वहाँ पर यात्रियों को आगे भेजने का काम तो वहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन जो बड़े वाहन है उन बड़े वाहनों के जाने के लिए अभी रास्ते नहीं खुल पाए, तो ऐसे में यात्रियों से यही अपील वहाँ पे की जा रही है कि वो छोटे वाहनों का सहारा लें और धामों में पहुंचे ताकि उनकी यात्रा है वो सुगम रूप से वहाँ पर हो सके। और जैसे ही मार्ग को यहाँ पर पूर्ण रूप से खोल दिया जाएगा, जैसे ही उसके लिए पूरी व्यवस्था पर हो पाएंगे तो फिर आगे के जो बड़े वाहन है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। तो जिस प्रकार से देख रहे हैं आप कि लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य जारी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़ा दांव चलते हुए टीएस सिंहदेव को राज्य का डिप्टी सीएम बनाने का ऐलान किया है। राज्य में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस ने इस कदम के जरिए छत्तीसगढ़ में पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह खत्म करने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इसके जरिए सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच लंबे वक्त से चली आ रही खींचतान को भी खत्म करना चाहती है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस ने आनन फानन में टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम नहीं बनाया, बल्कि इसके सोची समझी रणनीति के तहत उन्हें यह जिम्मेदारी दी है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की बड़ी सियासी चाल ये देखने को मिली है। तो आपको बता दें, लगातार ये देखा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के अंदर गुटबाजी थी और उसको देखते हुए डिसीजन लिया गया और आज डिप्टी सीएम बनाया गया। ये पहली बार हुआ है कि डिप्टी सीएम बनाया गया। कुमारी शैलजा आप देख सकते हैं तस्वीरों में वहां पर मौजूद हैं, एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और बधाई दी है। और आपको बताएं टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के बाद वो भूपेश बघेल से मिले जाकर और एक दूसरे को मिठाई खिलाएगी कार्यालय में। और तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस दौरान कुमारी शैलजा वहां पर मौजूद रहीं।
और हमारे साथ चित्रा पटेल हमारी संवाददाता रायपुर से लाइव जुड़ चुकी है। चित्रा, क्या कुछ अहम जानकारी टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाने के क्या मायने लगाए जाएं? देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार ऐसा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में इतने सालों की राजनीति में पहली बार डिप्टी सीएम का पद जो है दिया गया है। पहले यह सिंगल मुख्यमंत्री रहा थे और पहली बार टीएस बाबा को डिप्टी सीएम बनाया गया है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है। विपक्ष जो है विपक्ष इसको एक राजनीतिक मोड़ से देख रहे हैं। वही देखें तो जो है 2.5 साल का मुद्दा जो है तथा कथित 2.5 साल मुद्दा कह सकते हैं। इसलिए लगातार जो है 2.5 साल होने के बाद भूपेश पटेल सरकार की 2.5 साल पूरा होने के बाद ये मुद्दा जो है वो बार बार खुलकर सामने आती थी। लेकिन इस मुद्दे को कांग्रेस पार्टी ने मीडिया का देन करार किया। टीएस सिंहदेव लगातार जो है पार्टी से नाराज रहते थे या खुलकर बीच बीच में सामने निकल कर आती थी। कभी मीडिया से बोल बैठते थे तो कभी उनके समर्थक बोलते थे कि उनको 2.5 साल का जो तथाकथित मुद्दा है, फार्मूला है, वो उनके साथ हुआ है, बंद कमरे में हुआ था। लेकिन खुलकर टीएस सिंहदेव भी नहीं बोले, ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी कोई नहीं बोले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जब 2.5 साल का मुद्दा को लेकर 2.5 साल जब सरकार का हुआ तो पूछा गया था कि 2.5 साल का क्या मामला है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा था कि ये फार्मूला जो है मुझे भी नहीं पता, मीडिया की टीम है, लेकिन हाईकमान जो निर्णय लेता है उसको मैं सर आंखों पर मैं मानता हूँ। लेकिन एक जय वीरों की जोड़ी जो है वो लगातार साथ में रही है। जो 2018-19 के जो विधानसभा हुए चुनाव, उसमें 15 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में पहली बार अपनी सरकार बनाई। और अब उस जो है कल दिल्ली में एक बड़ा बैठक हुआ हाईकमान कांग्रेस की। उसमें राहुल गांधी थे, मल्लिकार्जुन थे, वेणुगोपाल थे और छत्तीसगढ़ के बड़े नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, डॉक्टर चरणदास महंत और शिव कुमार डहरिया, कवासी लखमा और जो है डॉक्टर चरणदास महंत, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू और टीएस सिंहदेव खुद थे। चित्रा, बिल्कुल जिस प्रकार से बता रहे हैं, क्या ये माना जाए कि जो अंदर गुटबाजी चल रही थी डिप्टी सीएम बनाने के बाद टीएस सिंहदेव को, कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कम हो जाएगी और आने वाले इलेक्शन में थोड़ी सी राहत मिलेगी? जी, देखें तो छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो आदिवासी क्षेत्र तय करते हैं और बस्तर और सरगुजा आदिवासी क्षेत्र है। सबसे बड़ा जो है सरगुजा है और बस्तर है। और डॉक्टर टीएस सिंहदेव जो अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और फिलहाल 5 शहर 5 खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।